वेलकम बैक व्यूवर तो चुला की एससीओ सीरीज की एपिसोड नंबर 2 में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एससीओ के अंदर यूज होने वाले कुछ टर्म्स क्या है। अगर आप उन टर्म्स को समझ लेते हैं, उन टर्म्स का आपको पता चल जाता है, तो नेक्स्ट इन फ्यूचर जब आप एससीओ का कोर्स कर रहे होंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम, जब आपको उनके अंदर यूज होने वाली टर्म्स का पता होगा तो आप इजीली मेरे वहां पर वर्ड्स को समझ सकेंगे, इजीली आप उस मेथड को समझ सकेंगे और उसके बैकग्राउंड में वर्किंग को समझ सकेंगे। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी टर्म्स बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी लोग उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी मेरे ज़हन में टर्म्स आती जाएंगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। अगर कोई मेरे से टर्म्स मिस हो गई तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया। अब मैं वही कल के मेथड की तरह मैं काम करूंगा। आप लोगों को मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक एक टर्म जो से एक्सप्लेन करूंगा। जो सबसे पहली टर्म्स आ रही है, सॉरी मैं कह रहा हूं, जो हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी एल्गोरिथम की। ठीक है, अब एल्गोरिथम की टर्म आपके पास क्या आती है, ये एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में हम कल भी जो हमारा लास्ट लेक्चर हो चुका है वो भी हम उसके अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करके लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम होता है द मेथड used by any search engine or any website to do a function is known as algorithm। ठीक है, इन सिंपल वर्ड मैंने क्या लिखा कि कोई भी सर्च इंजन है, दुनिया में कोई भी सर्च इंजन है, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मेथड या जो तरीकाकार वो सर्च इंजन या कोई वेबसाइट यूज करती है किसी स्पेसिफिक फंक्शन को अंजाम देने के लिए, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब एल्गोरिथम जो होता है ये हर सूरत में, हर केस में डिफरेंट हो सकता है। मतलब कुछ साइट्स के लिए ये और हो सकता है, कुछ साइट्स के लिए ये और हो सकता है। लाइक अगर बात करें गूगल, ठीक है, तो गूगल के अंदर इसका फंक्शन हो सकता है कि ये रैंकिंग के अंदर इफेक्ट करता है, मतलब रैंकिंग के एल्गोरिथम और होंगे। एल्गोरिथम, मुझे स्पेलिंग भूल जाते हैं। अच्छा, रैंकिंग के एल्गोरिथम और होंगे। सेम इसी तरह अगर हम बात करते जाएं तो किसी और बात में बात करें तो उसके एल्गोरिथम और होंगे। सेम इसी तरह अगर मजीद हम देखते जाएं तो हर चीज का अपना अलग से तरीकाकार होगा। मीन कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये आपका जो एल्गोरिथम गलत है, ये फलां चीज है तो ये फलां चीज है। आपको सिंपली समझ आना चाहिए कि हर जो सर्च इंजन है उसका एल्गोरिथम जो है चेंज होता है। गूगल का और होगा, याहू का और होगा। ठीक है, किसी और वेबसाइट पे अगर आप काम करते हैं तो उसका एल्गोरिथम और होगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आए थे एल्गोरिथम। होप सो आपको एल्गोरिथम की समझ आई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है वो आ जाती है क्रॉलिंग। ठीक है, अब आप कहेंगे क्रॉलिंग क्या है, तो क्रॉलिंग के बारे में हम कल थोड़ा सा देख चुके हैं, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। क्रॉलिंग को क्या आते हैं, ये एज आल्सो नाउन एज स्पाइडर्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, स्पाइडर्स या क्रॉलिंग क्या करते हैं, ये आपके डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट फ्रॉम साइट। ठीक है, ये हम सर्च इंजन की बात कर रहे हैं। सर्च इंजन और एसईओ के अंदर जो हमारे टर्म्स यूज होती हैं वही मैं बात कर रहा हूँ। क्रॉलिंग क्या करते हैं, ये आपका डाटा कलेक्ट करता है फ्रॉम साइट, ठीक है, एंड रीड इट, और इसको पढ़ता है। इन सिंपल वर्ड, क्रॉलिंग क्या करता है, आपके डाटा को कलेक्ट करता है और उसको रीड करता है। स्पाइडर्स, इनको हम आल्सो नाउन एज ऑटोमेटिक बॉट्स। ठीक है, ये क्या काम करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली सर्च इंजन के अंदर आने वाली हर न्यू साइट के डाटा को कलेक्ट करते हैं और रीड करते हैं। ये कलेक्ट कैसे करते हैं डाटा को, ये रीड कैसे करते हैं, तो आप किसी भी वेबसाइट में अगर उसका पेज सोर्स देखें तो उसका पेज सोर्स के अंदर तमाम वेबसाइट का डाटा मौजूद होता है। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रहा हूँ, उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा।
ये होती है पेज सोर्स की एग्जांपल। ठीक है, कोई भी आपका पेज सोर्स है वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा, वो आपका पेज सोर्स होता है। इसके अंदर आपका तमाम डाटा वेबसाइट का मौजूद होता है। जब भी कोई सर्च इंजन होता है वो इसी डाटा को कलेक्ट करता है, इस डाटा को रीड करते हुए नेक्स्ट व्यूअर को डाटा शो करवाता है। जो कोई भी विजिटर आता है वो आकर कोई भी चीज सर्च करता है तो उनको ये बोर्ड्स जो होते हैं, ये जो क्रॉलिंग बोर्ड्स होते हैं, जो भी होते हैं, स्पाइडर्स वगैरह, जो भी ये चीजें हैं, ये यहाँ से सोर्स कोड से डाटा को कलेक्ट करती हैं और सोर्स कोड के थ्रू ही ये लैंग्वेजेस को समझती हैं। कभी भी जो आपका कंटेंट होता है उसको डायरेक्टली नहीं समझा जा सकता एक्सेप्ट आपने यहाँ पर ये लैंग्वेजेस को आपको आइडिया हो जाए। मतलब आपके जो सोर्स कोड है उसको रीड करने की अथॉरिटी होती है क्रॉलिंग के पास। ये जो बोर्ड्स होते हैं ऑटोमेटिक बोर्ड सर्च इंजन के, ये आपके ये सोर्स डाटा को साथ साथ रीड करते जाते हैं और ये ही डिसाइड करते हैं कि आपका डाटा आया इंडेक्स होगा कि नहीं होगा। तो ये क्रॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो के अंदर, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनेगी, लेकिन राइट नाउ मैं आपको जस्ट टर्म्स का आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, तो क्रॉलिंग के बाद जो हमारे पास टर्म आ जाती है वो आ जाती है इंडेक्सिंग की। अब ये इंडेक्सिंग की टर्म किस लिए यूज होती है? इंडेक्सिंग की टर्म जो सी है ये क्रॉलिंग के बाद वर्किंग में आती है। ये एक लॉगरिथम के थ्रू पे काम कर रहे होते हैं कि पहले क्रॉलिंग के बाद आता है, क्रॉलिंग के बाद जो इंडेक्सिंग है ये डिसाइड करती है, इट डिसाइड वेयर टू पुट योर कंटेंट ऑन SCRPS। ठीक है, अब इंडेक्सिंग डिसाइड करती है कि आपका जो कंटेंट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में कहां पर शो होगा। मीन जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं कीवर्ड की बेस पे, उसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो कहां पे पोस्ट होगा और वो इंडेक्स होगा कि नहीं होगा। ये इंडेक्सिंग का काम होता है। ये इंडेक्सिंग ये जो है ये काम सरंजाम देती है। जब हम इंडेक्सिंग के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे, इंडेक्सिंग के ऊपर हम देखेंगे कि ये किस तरह गूगल के अंदर काम कर रही है, ये हम लास्ट वीडियोस के अंदर जाकर देखेंगे। जब हम प्रॉपर एक साइट रेडी कर लेंगे देन हम ये चीजें देखेंगे। मैं आपको पहले बता दूं तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली जब मैं ये चीज दिखाऊंगा तो तब आपको आइडिया हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकली कोई इतना मतलब नहीं शो करवा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के काबिल बना दूंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ जाती है वो आती है report.txt। अच्छा, ये report.txt क्या है? ये एक फाइल होती है जो डायरेक्टली पुट इनटू योर डोमेन। ठीक है, जो डायरेक्टली आपके डोमेन के अंदर पुट की गई होती है। मतलब आप कोई भी साइट बनाएंगे, आप वर्डप्रेस की साइट बना लें, ब्लॉगस्पॉट की साइट बना लें, उसके अंदर हमेशा एक report.txt की फाइल आपको ऐड करने को दी जाती होगी या आपको कहा जाता होगा कि report.txt फाइल बनाई जाए। इसमें हम क्या अलाउ करते हैं? इसमें हम एक चीज करते हैं, एक काम करते हैं। वो काम आप लोग देखिएगा, वो काम थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, काम है, मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे मैं कह लेता हूँ काम है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है उसको इंडेक्स करना है गूगल में। ठीक है, लेकिन मैं साथ ये चीज चाहता हूँ, इंडेक्स करने के अलावा मैं जो चीज चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके स्पेसिफिक पेजेस जो से हैं वो गूगल के अंदर इंडेक्स ना हो, नो इंडेक्स। ठीक है, स्पेसिफिक पेजेस नो इंडेक्स हो जाए। वेबसाइट सारी इंडेक्स हो लेकिन कुछ स्पेसिफिक पेजेस जो हैं वो ना इंडेक्स हो। तो हम report.txt फाइल को यूज करते हुए, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से हम बताते हुए सर्च इंजन को अलाउ करते हैं कि हमारी पूरी साइट को इंडेक्स आवर होल साइट एक्सेप्ट स्पेसिफिक पेजेस। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे report.txt फाइल को सर्च इंजन को शो करवाते हैं। ये किसी व्यूअर को नहीं नजर आ रही होती, किसी को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सर्च इंजन इसको रीड कर पाता है, जिसके थ्रू हम सर्च इंजन को अलाउ करते हैं कि हमारी साइट को तो इंडेक्स करें, लेकिन ये जो पेजेस आपने मेंशन किए हैं इनको नहीं इंडेक्स करना किसी सूरत भी। तो ये चीज जो से ये डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट के कौन से पेजेस इंडेक्स होंगे और कौन से नहीं इंडेक्स होंगे। तो हम इसको भी प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट के अंदर पुट करके देखेंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ जाती है ना, वो आ जाती है कीवर्ड की। इसका आपको कुछ पता होगा, एनी क्वेरी यू सर्च इन सर्च बार
to find anything on Google or search engine, that query will be known as keyword। अच्छा जी, सॉरी गाइज, फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ जाती है। चलिए, बड़ल मैं बता रहा था कि कीवर्ड्स क्या चीज़ें होती हैं। कीवर्ड्स वो चीज़ें होती हैं जो आप गूगल के अंदर या किसी सर्च बार के अंदर, किसी भी सर्च इंजन के अंदर सर्च करते हैं, कोई भी क्वेरी लिख के, कोई भी चीज़ लिख के, तो वो आपका कीवर्ड कहलाता है। इसके एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इस स्क्रीनशॉट के अंदर देखिए, मैंने गूगल के अंदर सर्च किया टुट्सविला, ठीक है। रेड बॉक्स के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैंने अपने चैनल का नेम लिखा टुट्सविला, स्पेस दे के या स्पेस दे के, जैसे भी आप लिखते हैं। आप कोई भी चीज़, इस जो व्हाइट बॉक्स लिखा हुआ है जिसके अंदर ये माइक और सर्च इंजन का बना हुआ है, जिसके अंदर ये एरो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आप जितना डाटा लिखेंगे वो आपका कीवर्ड कहलाएगा। चाहे आप पूरे का पूरा एक क्वेश्चन लिखते हैं, चाहे कुछ भी लिखते हैं, वो आपका पूरे का पूरा ही एक कीवर्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। कीवर्ड के बाद जो नेक्स्ट हमने चीज देखनी है वो हमने देखनी है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? ये होता है कि हाउ मेनी टाइम यू यूज a keyword in your article or content, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि जितनी दफा आप अपने कीवर्ड को यूज करेंगे अपने कंटेंट के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर, वो आपकी कहलाती है कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी को हम जो से जब आर्टिकल पोस्टिंग का आएगा, हम जब आर्टिकल पोस्ट कर रहे होंगे, देन हम इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे, देन हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली बात भी करेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूं कि जो समझी जाती है कि जो एसईओ के अंदर हमें कीवर्ड डेंसिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी आप कह सकते हैं कि जो हमें समझ लें कि प्रॉपर इसको एज अ कीवर्ड डेंसिटी यूज करना चाहिए, हमें इससे ज्यादा कीवर्ड डेंसिटी को नहीं यूज करना चाहिए, वो कहलाती है कि कीवर्ड डेंसिटी अकॉर्डिंग टू एसईओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको कीवर्ड डेंसिटी 3% चाहिए पर 1K वर्ड्स, ठीक है। अगर आप 1K वर्ड का एक कंटेंट लिखते हैं तो उसके अंदर आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 3% होनी चाहिए। इससे ज्यादा जो कीवर्ड डेंसिटी होती है ना, वो आपकी ओवर हो जाती है। मतलब 3% से बिलो आपको चाहिए होगी, 3% और बिलो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और बिलो पर 1K वर्ड, ये आपकी कीवर्ड डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये हम सर्च इंजन के लिए यूज करते हैं। हम आप इसके बारे में बात करेंगे कि कीवर्ड डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। अभी हम जस्ट टर्म्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो मैंने अभी ऊपर यूज की है, SERP। अब ये क्या है? ये होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। अब ये क्या होता है कि आपने कोई भी चीज सर्च की गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर, आपने कोई चीज सर्च की है, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका वर्ड हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। फर्ज कर लीजिए कि मैंने ये एक टर्म सर्च की है टुट्सविला, ठीक है। अब इसके नीचे अगर हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए तो गूगल के नीचे कुछ पेजेस नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, तो ये आपके सर्च रिजल्ट पेजेस हैं, ठीक है, जो कि सर्च रिजल्ट में आते हैं। और इसी स्क्रीनशॉट के अंदर मैं आपको एक और चीज की तरफ आगाह करना चाहूंगा। अगर आप एक चीज नोट करें, मेरी यहाँ पर वेबसाइट नजर आ रही है टुट्सविला, इसके आगे न्यूज लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, लिंक तो मेरा ही आ रहा है, लेकिन नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्या ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल करेक्ट है? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। हम जब एसईओ का ये कोर्स कर रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको ये चीजें एडिट करके भी दिखाऊंगा। इन चीजों को हम प्रॉपरली देखेंगे कि ये कैसे हम चेंज करते हैं और ये क्यों इस तरह आ रही हैं अभी और बाद में क्यों चेंज हो जाएंगी, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा था कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जो हैं वो ये आपके पेजेस होते हैं जो आपके एक सर्च की गई टर्म के ऊपर आपको जो रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं और पेजेस नजर आ रहे होते हैं, वो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ जाती है वो आती है रिच स्निपेट। ये क्या होता है? द प्रीव्यू ऑफ योर कंटेंट इन सर्च इंजन इज नाउन एज रिच स्निपेट। अब इसका क्या मुराद है कि
मैं ये अक्सर टर्म यूज करूंगा आप लोगों को, इस टर्म का मैं आपको बताऊंगा भी। इस टर्म के अंदर क्या होता है, फर्ज करें मैंने कोई भी एक चीज सर्च, ये स्क्रीनशॉट आप देख लें, इसके अंदर मैंने सर्च किया तुट्सविला और उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड बॉक्सेस आपको बनाकर दिखाए। जितने रेड बॉक्सेस है ये सारे रिच स्निपेट कहलाते हैं। मतलब एक सर्च इंजन के अंदर आपके गिवन कीवर्ड के ऊपर या गिवन डाटा के ऊपर जो रिजल्ट नजर आ रहा होता है उसको हम रिच स्निपेट कहते हैं। एक एक अलग अलग जो प्रीव्यू नजर आ रहा था उसको हम रिच स्निपेट कहते हैं। और हम ये देख सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर मौजूद रहते हुए, जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर डाटा पोस्ट कर रहे होंगे देन हम रिच स्निपेट को यूज करके देखेंगे, तब आपको प्रैक्टिकली इसका आइडिया हो जाएगा कि हाँ रिच स्निपेट हमने यूज किया था और इसको रीड किया था और इसका फायदा हमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ जाती है वो है जी बैकलिंक। अब बैकलिंक का आपको ज्यादातर आइडिया होगा, ये लिंक बिल्डिंग में भी आ जाता है, ठीक है। तो लिंक बिल्डिंग और बैकलिंक का एक्चुअली एक ही चीज समझी जाती है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। लिंक बिल्डिंग क्या है, फर्ज करें साइट ए, ठीक है, एक साइट है, ठीक है, दो साइट्स हैं, एक है साइट ए, वो क्या करती है जी, वो कहती है वो अपने कंटेंट के अंदर साइट ए पब्लिश कंटेंट containing a link, a external link to site B, then we will say it that site B has backlink from site A। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कहा है कि एक साइट है, दो साइट्स हैं, साइट ए और साइट बी। मैं कहता हूँ कि जो साइट ए है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कंटेंट पब्लिश कर रही है जिसके अंदर उसने एक एक्सटर्नल लिंक लगाया है, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक उसने ये लगाया, एक्सटर्नल लिंक और लिंक से क्या मुराद है ये हम तो आगे चल के देखते हैं। एक्सटर्नल लिंक एक लगाया है उसने, ठीक है, जो कि साइट बी के ऊपर जा रहा है। मतलब कोई भी उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसके पास साइट बी ओपन हो रही है। तो इसको हम कहेंगे कि जो साइट बी है उसने साइट ए से एक बैकलिंक लिया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैकलिंक। मतलब आपकी वेबसाइट को दूसरी साइट्स के थ्रू, लिंक्स के थ्रू कनेक्ट करना बैकलिंक कहलाता है। इन सिंपल वर्ड मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बैकलिंक के ऊपर बहुत डिटेल्स वीडियो बनेगी। बैकलिंक की बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, तो वो सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने बैकलिंक के मॉड्यूल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ जाती है वो आती है एंकर टेक्स्ट। अब ये चीज मैं आप लोगों को लाजमी एक्सप्लेन करना चाहता था। एंकर टेक्स्ट का काफी लोगों को नहीं आइडिया होता है। फर्ज करे मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, अच्छा जी मैंने ये जी मेंशन किया, मैं यहाँ पे कोड एक लिखने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा ना HTML के अंदर एक कोड आता है ये वाला, www.yourwebsite.com, ठीक है। और इसके बाद जी यहाँ पे ये इस तरह HTML एक टैग हमारे पास आता है और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा जाता है एंकर टेक्स्ट इसको कहलाते हैं। अब ये एंकर टेक्स्ट होता क्या है, एंकर टेक्स्ट वो चीज होती है जो कि विजिबल होती है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लिक हियर। अब ये क्लिक हियर क्या होगा कि ये आपकी वेबसाइट पे विजिबल होगा, कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो इस वेबसाइट के ऊपर चला देगा, yourwebsite.com के ऊपर, ठीक है। जो इसके अंदर लिंक लगा होगा वो नजर आएगा। अब एंकर टेक्स्ट का आपको आइडिया होगा कि ये क्लिक हियर होता है। ये मैंने बैकलिंक के बाद क्यों रखा कि जब हम बैकलिंक बना रहे थे उसके अंदर मैं अक्सर यूज करूंगा कि आपने यहाँ पर एंकर टेक्स्ट ये फलां चीज रखनी है, एंकर टेक्स्ट फलां चीज रखनी है। तो वो आपको मैं पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एंकर टेक्स्ट है क्या चीज, कि जब मैं वहां पर जाकर स्पीड में वर्क कर रहा हूँ और बार बार मैं एंकर टेक्स्ट का वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आपको ये समझने में मुश्किल ना हो कि एंकर टेक्स्ट में क्या चीज कह रहा हूँ और किसके ऊपर मैं ये लगाना चाह रहा हूँ। इस टैग को भी आप ज़हन में बिठा लें। ये वाला जो कोड है इस कोड को आप इजीली समझ लें, इस कोड को आपको ज़हन में रख लें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आइडिया हो जाए ये कोड है क्या और इसके ऊपर कैसे काम करना है, ठीक है। ये वाला कोड जो है हम अक्सर यूज भी करेंगे, आप देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, आप जरा ये समझिएगा, इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक। इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इनबाउंड लिंक क्या होता है, फर्ज करें मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपकी एक वेबसाइट है, योर वेबसाइट, मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ योर website gives a link to site B,
ठीक है, आपकी वेबसाइट है, उसने साइट बी को एक लिंक दिया है, कोई भी साइट हो सकती है किसी भी तरह की। तो यहाँ पे एक चीज है कि साइट बी जोन सी है, अब ये जोन सी साइट बी जोन सी है, ये वाली जो साइट है, साइट बी कैन से आई हैव इनबाउंड लिंक फ्रॉम योर वेबसाइट। अच्छा, ये क्या है कि अगर आप एक वेबसाइट को लिंक देते हैं साइट बी को, तो वो साइट बी ये चीज कह सकती है कि जो मुझे बैकलिंक मिला है वो इनबाउंड लिंक है आपकी वेबसाइट से, ठीक है, वो मतलब उसकी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, लेकिन आप उसको कहेंगे आउटबाउंड लिंक। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और टर्म मेंशन करने लगा हूं, आउटबाउंड लिंक। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, अगर योर वेबसाइट, ठीक है, वो सेम वही सारी चीज आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। आप देखिएगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अच्छा, मैं कहता हूँ योर वेबसाइट गिव्स अ लिंक टू साइट बी, ठीक है, एंड देन यू कैन से आई हैव आउटबाउंड लिंक टू साइट बी। मैंने ना जितना हो सके मैं इसको शॉर्ट करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इनबाउंड लिंक क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो सी है एक साइट बी को लिंक दे रही है और साइट बी कहती है कि मुझे जो बैकलिंक मिला है वो ये फलां वेबसाइट से मिला है, योर वेबसाइट से मिला है, तो योर वेबसाइट से उसको इनबाउंड लिंक मिला है। लेकिन योर वेबसाइट क्या कहेगी कि मैंने आउटबाउंड लिंक दिया है साइट बी को, मतलब ये एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक की प्रॉब्लम आ जाती है। आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज का पता चल जाएगा। मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, मैंने जस्ट जितना हो सके इसको शॉर्ट करके आपको बताया। अगर अभी भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आ जाती है इंटरनल लिंकिंग। मैं इंटरनल लिंकिंग का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, ये एसईओ का बहुत अच्छा मतलब समझ लें कि जरिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये कंटेंट के अंदर यूज होता है, कंटेंट यूज इंटरनल लिंकिंग। अच्छा, अब इससे काम क्या होता है, इससे काम ये होता है कि यू लिंक योर पब्लिश्ड कंटेंट विद ईच अदर थ्रू द कीवर्ड यूज्ड इन एन आर्टिकल। मैंने सिंपल लिखा है कि यू लिंक योर पब्लिश कंटेंट विद ईच अदर थ्रू द कीवर्ड यूज्ड इन एन आर्टिकल। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट मेंशन कर दिया है जो कि princesalman.net से लिया गया, क्योंकि मैं अपनी साइट से यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी का डाटा कॉपी करना चाहिए, बाद में भी इशू होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया, इसके अंदर देखिए कि जैसे आर्टिकल जो खत्म हो रहा है नीचे मेरे कुछ लिंक लगे हुए हैं, हाउ टू मेक $2500 मतलब यहाँ पे मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स के टाइटल लिखे हुए और उनके साथ मैंने लिंक लगाया हुआ है। तो ये क्या है कि ये लिंक मेरे ही आर्टिकल्स के हैं, लेकिन वो ये आर्टिकल मेरे सेम डोमेन के ऊपर पब्लिश है। अगर सेम डोमेन के ऊपर पब्लिश आर्टिकल्स के आप लिंक्स लगाते हो तो वो आपकी इंटरनल लिंकिंग कहलाता है। होप सो आपको इंटरनल लिंकिंग थोड़ी सी क्लियर होगी। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है इंटरनल लिंकिंग के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ जाती है वो आती है अल्टरनेटिव टेक्स्ट की, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, व्हेन यू अपलोड एन इमेज ऑन अ वेबसाइट you also use alternative text to tell search engine ठीक है। अब ये चीज है, ये चीज काफी लोगों को नहीं पता कि पिक्चर्स के साथ अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाना कितना जरूरी है। सर्च इंजन को तब तक पता नहीं चलता कि आपके कंटेंट के अंदर पिक्चर मौजूद है कि नहीं मौजूद जब तक वहां पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट ना लिखा हो। इन सिंपल वर्ड, आपने एक कंटेंट के अंदर अपनी एक पिक्चर यूज किया तो आपने उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं यूज किया, तो जब किसी के पास नेट स्लो होगा या आपके पेज की स्पीड लो होगी तो उसको पिक्चर लोड नहीं होगी, और वहां पर अगर आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट मौजूद नहीं होगा तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वहां पर एक पिक्चर है जो कि उसको लाजमी देखनी है। लेकिन अगर आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज किया है तो जब आपकी पिक्चर लोड नहीं होगी ऑटोमेटिकली वहां पर एक
टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा जो आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर लिखा होगा, और वो टेक्स्ट जो है यहाँ शो करवाएगा कि यहाँ पर पिक्चर मौजूद है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम करके देखेंगे कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, ये टर्म आप लोगों को ऑन पेज, ऑफ पेज बहुत से लोग बताते होंगे, लेकिन काफी लोगों के मैं यहाँ पे अब माइंड क्लियर करने वाला हूँ कि ऑन पेज एसईओ सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल की नहीं होती। नो, काफी लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका आर्टिकल जो आप लिख रहे हैं या जो आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं जस्ट वो आपकी ऑन पेज होती है। तो मैं यहाँ पे आपको रॉन्ग कह देता हूँ। रॉन्ग मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कभी भी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपके कंटेंट की नहीं होती, सिर्फ कंटेंट की नहीं होती। ये भी मैं साथ लिख दूं कि सिर्फ कंटेंट की नहीं होती। इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती है, बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसा कि आ जाता है कीवर्ड इंप्लीमेंट। ठीक है, कीवर्ड को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। आपको पता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है ये ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। काफी लोगों को इस चीज का भी नहीं पता कि एसईओ के अंदर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर पेज स्पीड, ये आ गया, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आ चुका है। प्रॉपर पेज स्पीड ये एक ही चीज है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास आ जाती है वो आती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ये भी आप लोगों को बता दूं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन पेज एसईओ के अंदर आएगी। ठीक है, कीवर्ड्स की इंप्लीमेंट करना कि कीवर्ड्स कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं। कंटेंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, और वेब डिजाइनिंग। अच्छा, वेब डिजाइनिंग को मैं क्यों रख रहा हूँ, मतलब काफी लोग जो है ना ये वेब डिजाइनिंग को नहीं कहते कि ये जो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ। क्यों? क्योंकि आप व्यूअर को अट्रैक्ट करते हैं वेब डिजाइनिंग के थ्रू। आपका डिजाइन अट्रैक्ट करता है व्यूअर को कि वो आया आपकी साइट पर रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैं इसलिए काउंट करता हूँ। तो ये चीजें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ जाती है। प्रैक्टिकली इनके ऊपर हम काम करके देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, सोशल शेयरिंग बटन्स। ठीक है, सोशल शेयरिंग बटन्स या लिंक जो हैं वो भी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप जो बहुत सी चीजें आ जाती है वो एसईओ जो आप वेबसाइट से बाहर करते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड मैं कह देता हूँ ऑन पेज एसईओ जो है वो वेबसाइट के विद इन योर वेबसाइट। ये आप वेबसाइट के अंदर रहते हुए जितनी एसईओ करते हैं वो आपकी ऑन पेज एसईओ कहलाती है, और ऑफ पेज एसईओ करते हैं आउट ऑफ द वेबसाइट, जो वेबसाइट से आउट होती है लेकिन इंटरनल लिंकिंग हो रही होती है। इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती है, जैसा कि इसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं बैकलिंक। ठीक है, सोशल शेयरिंग। ठीक है, और वीडियो शेयरिंग, डायरेक्टरी सबमिशन। तो ये बहुत सी मजीद चीजें आ जाती है एंड मच मोर। ऑफ पेज एसईओ इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं जितना लोगों ने बना दिया, और इतना छोटा भी नहीं है कि आप लोगों को फौरन से पहले समझ आ रही है। इसको थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं कि ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है। तो इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं जो कि हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर ऑफ पेज एसईओ को प्रैक्टिकली जब करेंगे उसके अंदर आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट एक चीज है ओवर ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत से लोग कर जाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि एक साइट बनाते हैं, वन साइट इज इक्वल टू, ठीक है, बिलियंस ऑफ बैकलिंक्स स्पैम। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं कि जी फ्री बैकलिंक्स बनाई जाते हैं। ये नहीं देखते कि उनका कंटेंट कैसा, क्वालिटी कंटेंट है या क्या चीज है। वो चीजें उनको टारगेट ही नहीं करते। वो जस्ट और जस्ट क्या करते हैं, एक साइट बनाते हैं और उसकी एसईओ स्टार्ट कर देते हैं और एसईओ करते जाते हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि फर्ज करें कि अगर आपको कीवर्ड डेंसिटी रिक्वेस्ट, सपोज यू रिक्वायर्ड 3% of keyword density but you use 10%, then it will be our optimization। ठीक है, होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी कि ओवर ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। कभी भी आप अपने कंटेंट की ओवर ऑप्टिमाइजेशन ना करें। क्यों? सर्च इंजन इस चीज को अच्छा नहीं समझता। वो आपकी साइट को स्पैम में डाल देगा
एवं ही आपकी साइट स्पैम में चली गई तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ जाती है वो आ जाती है टैग ऑप्टिमाइजेशन। ये जो चीज है ना ये जरा समझने वाली है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली विजिबल टू सर्च इंजन, कि ये चीज सिर्फ सर्च इंजन को विजिबल होती है, कभी भी व्यूवर को या एडमिन को इस तरह नजर नहीं आती, लेकिन वो इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ एक पेज सोर्स के। मुझे कोई सोर्स कोड की एग्जांपल तो नहीं मिली, मैंने सिंपल एक कीवर्ड लिया गूगल के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया SEO इन उर्दू। अब यहाँ पर जो फर्स्ट चीजें आ रही हैं व्हाट इज SEO इन उर्दू। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरा कीवर्ड आ रहा है SEO इन उर्दू वो यहाँ पर मौजूद है, SEO इन उर्दू। ये कहलाती है टैग ऑप्टिमाइजेशन। इसके थ्रू इसने टाइटल टैग के अंदर SEO इन उर्दू को यूज किया हुआ है और वही टैग हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद था। ठीक है, अब इसके अंदर SEO वीडियो ट्यूटोरियल्स इन उर्दू हिंदी आ गया, ये भी हमारा कीवर्ड के अंदर आ जाता है। SEO ट्यूटोरियल्स इन उर्दू ये भी आ जाता है। ठीक है, SEO कोर्स इन उर्दू वो भी चीज यहाँ पर आ जाती है। तो ये सारे टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की गई है। ठीक है, टैग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही टाइटल ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। ठीक है, टैग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल आ जाता हूँ, टैग ऑप्टिमाइजेशन को हम डिस्क्राइब करने लगे हैं। इसके अंदर जो चीज आ जाती है, ठीक है, टाइटल टैग। टाइटल टैग के बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का टैग होता है। देन हमारे पास कीवर्ड का टैग होता है। ठीक है, URL का। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। अब इन सारी चीजों को हम जो है ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इनको ऑप्टिमाइज हम कैसे करेंगे वर्डप्रेस के अंदर, हम इन चीजों को कैसे देखेंगे वो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है डोमेन अथॉरिटी, इन सिंपल वर्ड DA। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि DA चेक करो, PA चेक करो, तो वो क्या चीज है? डोमेन अथॉरिटी क्या चीज है? डोमेन अथॉरिटी आपकी वेबसाइट की जो डोमेन है, डोमेन रेपुटेशन इन सर्च इंजन। इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि एक सर्च इंजन के अंदर आपकी डोमेन की जो रेपुटेशन है, जो डोमेन आपका इंक्रीज होगा, जिसकी बेस पे आपकी इंक्रीजनेस होगी, वो डोमेन अथॉरिटी कहलाती है। ठीक है, डोमेन की जो मतलब समझ लें कि पावर होती है वो डोमेन अथॉरिटी कहलाती है। इसको इंक्रीज कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो ये क्या होती है कि ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 to 100 होती है। ठीक है, तो DA बहुत ज्यादा चीजें हैं, मतलब काफी वेबसाइट से उनका DA डिफरेंट होता है। तो अभी मैं आपको कुछ साइट का दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक वेबसाइट सोशल मीडिया की शेयर कर रहा हूँ, facebook.com। ठीक है, इसकी डोमेन अथॉरिटी आप चेक करें तो 95 है। ठीक है, और इसके इनबाउंड लिंक्स जो मैंने अभी आपको बताया 65.2 बिलियन इनबाउंड लिंक्स हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये डोमेन अथॉरिटी 95 इन्होंने बहुत देर बाद अचीव की है। तो इस डोमेन अथॉरिटी का आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डोमेन अथॉरिटी होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है पेज अथॉरिटी। इसका क्या फायदा है? ये आपके डोमेन में, ठीक है, पेजेस अवेलेबल इन योर डोमेन। अच्छा, ये आपके जो पेजेस अवेलेबल होते हैं आपके डोमेन के अंदर, उनके अथॉरिटी जो उनसे, उनकी रेपुटेशन जो उनसे सर्च इंजन के लिहाज से, वो पेज अथॉरिटी कहलाती है। मतलब आपका कोई पेज बना हुआ है, एक वेबसाइट है, उसके मतलब एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर जी आप क्या लेते हैं कि 16 पेजेस बने हुए हैं, तो हर पेजेस की अलग से अथॉरिटी होगी, हर पेज की अलग से रेपुटेशन होगी, तो वो पेज अथॉरिटी कहलाती है। ठीक है, ये चीज आ जाती है पेज अथॉरिटी के अंदर। जितना इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे मजीद चीजें इसके अंदर आती जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है वो आ जाती है फीड और RS। ये चीज आपने बहुत दफा देखी होगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मैं कहता हूँ, सब्सक्रिप्शन फॉर्म लगाना है, फीड लगानी है, तो वो क्या चीज कहलाती है? ये चीज होती है कोई आपके ब्लॉग को ईमेल्स के थ्रू सब्सक्राइब करता है, सब्सक्राइब योर ब्लॉग थ्रू ईमेल, और उसको जो अपडेट्स जाती हैं ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर साइट, वो कहलाती हैं RSS या फीड आप कह सकते हैं। इन सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसको हम RSS या फीड कह सकते हैं। तो इसके बहुत से फॉर्म्स आ जाते हैं, लाइक इसके अंदर आ जाता है मेलचिम्प,
ठीक है, मेल चिम्प आ जाता है, मंकी मेल आ जाता है, ठीक है, फीड RSS गूगल की अपनी सर्विस है वो आ जाती है, ठीक है, फीड बर्नर आ जाता है। तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन हमें अभी इन्हीं की बात करते हैं कि और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इन्हीं की बात करें कि ये सारी चीज़ें सर्विसेज आ जाती हैं जो कि हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली। ये ओपेज एसईओ के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है साइट मैप। आपने अक्सर देखा होगा कि साइट मैप क्रिएट करो, उसको सबमिट करो, तो वो चीज़ क्या होती है? साइट मैप इज ए रोड मैप ऑफ योर कंप्लीट वेबसाइट इन सिंगल डॉक्यूमेंट। मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसके अंदर आपकी कंप्लीट वेबसाइट का रोड मैप होता है। मतलब एक मैप बना होता है जिसके अंदर मैप के अंदर डायरेक्शन बताई जाती है, आपको इतना तो पता होगा। तो वो डायरेक्शन जो सी होती हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या कंटेंट मौजूद है और वो किस जगह पे रखा गया है। तो ये साइट मैप जो है ये सर्च इंजन को एक रास्ता दिखाता है कि भाई इस जगह पे ये कंटेंट पड़ा हुआ है, इस कंटेंट को रीड करो, ठीक है। तो ये साइट मैप कहलाता है। सॉरी गाइस, तो एक चीज रह गई थी बाउंस रेट, उसके बारे में आपको बताना था कि बाउंस रेट एक्चुअली होता क्या। बाउंस रेट एक्चुअली ये होता है कि कोई विजिटर आपकी साइट को विजिट करता है एंड देन वो आपकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल या कंटेंट को ओपन करता है, लेकिन आपकी वेबसाइट को वो क्लोज कर देता है विदाउट रीडिंग इट। मतलब उसको वो रीड नहीं करता, ना ही वो ओपन करके इसके ऊपर कोई टाइम स्पेंड करता है, वो फौरन से पहले आपकी साइट को डिलीट कर दे, मतलब क्लोज कर देता है। तो दैट विल बी योर बाउंस रेट। तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने बाउंस रेट को डिक्रीज करें। अभी मेरे पास कोई इस तरह की साइट मौजूद नहीं है कि जिसका बाउंस रेट इंक्रीज हो, तो इंशाल्लाह तब तक कोई ना कोई साइट मेरे पास अगर आ गई तो मैं उसका बाउंस रेट आपको डिक्रीज करके शो कर दूंगा कि किस तरह आप डिक्रीज कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको मेथड मैनुअली बता दूंगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की कुछ टर्म। हो सकता है कुछ टर्म मेरे से मिस हो गई हो। अगर कोई टर्म मिस हो चुकी है तो आप मुझे जो सा है अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कमेंट योर रिव्यूज अबाउट दिस एपिसोड, ठीक है। आप अपने इस एपिसोड के रिलेटेड रिव्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हैं तो आप लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके वहां पे मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन दे दीजिएगा, ताकि मैं आपके रिव्यूज की बेस पे अपनी इंप्रूवमेंट्स कर सकूं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं वो चीज़ें जो उनसे वो स्किप कर सकूं जिनका आपको प्रॉब्लम होती है, जिनसे आपको नहीं समझ आती है, जो चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं मजीद एक्सप्लेन करूं, वो आपके रिव्यूज़ के बेस पे ही होगा। तो लाजमी रिव्यूज़ दीजिए। अगर आपने वीडियो डाउनलोड भी की हुई है तो फिर भी आप मुझे रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा। ये मेरे चैनल का लिंक है, आप इस चैनल के लिंक को सर्च कर सकते हैं और सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।